Fear is not good for grades. You all have heard this saying. Assalamu alaikum students. I am fine, Alhamdulillah, I am doing well and I hope the same for you guys as well. और जिस तरह के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हो. Some of you are very worried, some of you are very angry and किसी ना किसी चीज़ पे निकाल रहा है. कोई ये कह रहा है कि जब पूरा साल हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो एग्ज़ाम्स क्यों फिजिकल हो रहे हैं. ब्रांचेस में सिलेबस कम है तो फिर हमारी ब्रांच में इतना ज़्यादा सिलेबस क्यों है, टर्म वन और टर्म टू दोनों के टॉपिक्स को क्यों इंक्लूड किया गया है. लेकिन देखो, अगर सिलेबस की मैं बात करूं तुम लोग से तो एवरी ब्रांच हैज़ अ डिफरेंट पॉलिसी. हर ब्रांच की एक डिफरेंट पॉलिसी होती है. हमारे पास हमेशा यही पॉलिसी रही है कि 9 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स, उसमें हमेशा टर्म वन और टर्म टू दोनों के टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, और ये तो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इस बार थोड़ी सी सिचुएशन चैलेंजिंग है, बल्कि थोड़ी सी क्या, बहुत चैलेंजिंग है आप लोग के लिए. ठीक है, और टफ भी है. तो इस बार जो है वो थोड़ा सा सिलेबस कम होना चाहिए था. ठीक है, ये चीज़ मैनेजमेंट ने रियलाइज़ नहीं की, लेकिन ये है कि टीचर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ की और मैं ये देख रहा हूँ कि टीचर्स जो है वो आप लोग की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हर तरह से, और किसी ना किसी तरह वो सिलेबस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश कर एक ओवरव्यू दे दूं आपको, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बता दूं पेपर के कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस हैं और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस पेपर में किस टॉपिक से आ रहे हैं. तो थोड़ा सा इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, और एक मैंने फॉर्मूला शीट भी आप लोग के साथ शेयर करनी है जो कि मैंने आपको हार्ड कॉपी में दी थी. लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स बहुत कम थे, इसीलिए जो है वो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं. उसमें मैंने कुछ एडिशन भी किए उन फॉर्मूलाज में, तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. तो ये एक बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, और वो फॉर्मूलाज बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही हैं, तभी मैंने फॉर्मूला शीट बनाई है. तो आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह जो है वो क्वेश्चंस पेपर में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं. तो ये थोड़ा सा जो है ये वीडियो इंशाल्लाह तुम लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी. ये सारी बातें मुझे क्लास में करनी थी तुम लोग के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस वीक हमारे पास अटेंडेंस इतनी कम थी, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा जो है वो तुम लोग की क्वेरीज है, वैसे, और थोड़ा सा ये है कि मोटिवेशन अगर तुम लोग को दे दी जाए, तुम लोग से थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो इंशाल्लाह तुम लोग की ये परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी. देखो, वैसे भी अगर एग्जाम्स को देखो तो एग्जाम्स जो है ना वो एक तरह से एक खौफ ही है. हर बच्चे को एग्जाम का खौफ होता है. अगर आपने पूरा साल पढ़ा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एग्जाम से डरना चाहिए. ठीक है, अब ठीक है, आपके पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, आपके पेरेंट्स जो है वो ये बात नहीं समझते कि सिचुएशन इस बार डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल था, बहुत सारा है. और ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. आप लोग के क्लेम्स, आप लोग के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, और वैलिड है कि अगर फिजिकल तो फिजिकल हो रहे हैं, बिल्कुल ये बात भी हम लोग आपसे एग्री करते हैं. लेकिन देखो, ये तो लाइफ, आपके पास अच्छा टाइम भी होता है, आपके पास बुरा टाइम भी होता है, आपके पास रिलैक्सेशन वाला टाइम भी होता है, और टफ टाइम अगर लाइफ में आपको, लाइफ में जो है ना, मतलब अच्छा टाइम मिलेगा ना, तो उससे आपकी क्वालिटीज जो है ना वो पॉलिश नहीं होती. ठीक है ना, बुरे टाइम में ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो, आपकी बहुत सारी वीकनेसेस आपको पता चल जाती हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने खुल के सामने आ जाती है. तो टफ टाइम भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स वाला टाइम होता है ना, ये आपकी स्टडीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है जो आपको लाइफ में बहुत मिलेगा. ठीक है, आपको लाइफ में जिस तरह एग्जाम में प्रेशर है, इस तरह का प्रेशर आपको लाइफ में बहुत मिलता है. तो देखना ही होता है कि उस प्रेशर में हाउ डू यू परफॉर्म, आप परफॉर्म कैसे करते हो. अब हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है वो क्लास में बड़ा अच्छा क्लास वर्क है, और जिनकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, जिनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्स की बात आती है तो वो इतना पैनिक कर जाते हैं कि उनसे एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं होता और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जिसकी वजह से उनके घर वाले भी उनको बहुत डांटते हैं और उनके टीचर्स भी उनको बहुत डांटते हैं. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको चीज़ आती है, आपने पूरे साल मेहनत से पढ़ी है, और आप एग्जाम में अगर वो चीज़ नहीं कर पाते, तो फिर पूरे साल मेहनत की का मतलब क्या फ़ायदा हुआ. इतनी मेहनत आपने की पूरे साल, तो एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो कोई भी फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी आपकी उस मेहनत को नहीं देखेगा. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि लाइफ में जो है वो आपको अच्छा टाइम भी आता है,
ठीक है, अब ज़रा वो वाला टाइम भी याद करो कि जब आप 3-3 4-4 महीने अपने घर में बैठे हुए थे, ठीक है? सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन होते थे, आप जो है वो ऑनलाइन उनको करने भी आप खुद भी नहीं करते थे, आप अपने दोस्तों से लेके वो करके सेंड कर दिया करते थे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता था, ओपन बुक असाइनमेंट्स आपको मिलते थे। लास्ट टाइम तो ये भी आपके साथ हुआ है कि आपको बगैर एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया गया, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से सोते थे, अपनी मर्ज़ी से उठते थे, ऑनलाइन क्लासेस में आना होता था तो आते थे, नहीं होना था तो नहीं आते थे। तो वो वाला टाइम भी आपने एंजॉय किया ना, तो आप ये वाला टाइम भी थोड़ा सा जो है वो हिम्मत से एंजॉय कर लो, ठीक है? टफ टाइम है, हमें पता है चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन एग्जाम्स तो ये तो स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट है ना। एग्जाम्स तो हर किसी को देने, ठीक है? 2 साल से आप नहीं दे रहे, उससे पहले तो दे रहे थे, ठीक है? तो ये इस बार जो है वो मतलब इतना गुस्सा क्यों है? मतलब एग्जाम्स तो आपको देने ही देना, फ्रॉम द डे वन मैं आपको ये बात बता रहा था। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात बता रहा था कि देखो इस बार आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस बार आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, फिजिकल हो ऑनलाइन हो, एग्जाम्स आपके होंगे। तो जब मैं आपको शुरू से ये बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरू से आपके माइंड में ये बात डाल रहा हूँ, तो फिर अब इतना गुस्सा क्यों है? मतलब अब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस बात को कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके एग्जाम्स इंशाल्लाह मंडे से हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे। और दूसरी बात ये होती है कि एग्ज़ाम से कभी भी 1-2 दिन पहले नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? एक आपको ना वो एकेडमिक्स है, ठीक है? आपको पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा जाता है। आपके वालिदैन इतना जो खर्चा कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। अगर आप पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ोगे तो वो पढ़ाई नहीं होती, वो तो बस ये है कि वो आप जान छुड़ा रहे हो, ठीक है? पूरा साल आपको पढ़ना चाहिए, पूरा साल आपको मेहनत करनी चाहिए, तो फिर ये जो एग्ज़ाम्स के करीब वाला जो प्रेशर है ना, ये आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे तुम लोग को कन्वे करनी थी कि देखो एग्ज़ाम से घबराओ मत, ठीक है? हमें पता है बिल्कुल कि सिचुएशन काफ़ी टेंस है, सिचुएशन काफ़ी मतलब अनसर्टेन थी। तुम लोग को नहीं पता था कि तुम लोग के फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तुम लोग को नहीं पता था। मैं तो तुम लोग को पहले दिन से बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और ये बहुत नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर ही यही होती है कि जब तक उसके सामने कोई चीज़ नहीं आती ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें ये चीज़ पता थी शुरू से ही, ठीक है? हमें थोड़ा-सा आइडिया था कि इस बार ये लोग तुम्हें इतनी आराम से नहीं जाने देंगे, बिकॉज़ दिस इज़ ग्रेड 9। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि ग्रेड 9 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेड 10 और ग्रेड 11 में जो है वो आपको इतना टफ टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास दूसरी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपके पास कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं। 9 जो है वो बेसिकली स्कूल वालों के हाथ में होती है, तो स्कूल वाले जो है वो आपको टफ टाइम देंगे, ठीक है? वो टफ टाइम आपकी भलाई के लिए है, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट ईयर अगले साल 1-2 साल के बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 जो था ना वो सबसे बेस्ट ईयर होता है, उसमें आपके साथ आपके टीचर्स होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आगे ऐसा नहीं होता, आगे आपको पता है आपको कैम्ब्रिज के पेपर देने हैं, तो आपको जो है वो अपनी डबल मेहनत उसमें करनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि इस इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो पहले तो बस ये थोड़ा-सा वो कर लो कि इंशाल्लाह जो है वो बड़ी हिम्मत से जो है तुम लोग को ये टाइम गुज़ारना है, ठीक है? देखो टाइम के बारे में एक अच्छी चीज़ होती है कि टाइम जो है ना वो मतलब अच्छा टाइम हो कि बुरा टाइम हो, दोनों गुज़र जाता है। अभी आपका टाइम जो है वो टफ है, एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ी-सी अपनी जो है वो तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कर लो, ठीक है? थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कर लो, थोड़ा-सा जो है वो स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दे दो। मेक श्योर कि ये वाले टाइम में तुम इतनी मेहनत कर लो कि आगे जब टाइम तुम्हारा ये ख़त्म हो जाए, जब तुम्हारा लास्ट पेपर हो, जब ये तुम्हारा टाइम गुज़र जाए, तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार मैं थोड़ी और मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो जाता, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते। एक्सक्यूज़ेज़ तलाश मत करो, ठीक है? अभी तुम्हारे पास है टाइम, जितना भी टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, तुम्हारे पास पेपर स्टार्ट हो जाएँगे, फिर पेपर्स के बीच में टाइम है। तो अपनी मेहनत करो, ठीक है? जम के मेहनत करो, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि यार अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, या तुम इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ ना तलाश कर रहे हो कि देखो हमें फिज़िकल एग्ज़ाम्स हो गए, क्लासेस ऑनलाइन थी। तो तो ये सारी चीज़ें जो है ना बाद में फ़ायदा नहीं देंगी, तुम्हें पता है, ठीक है? देखो मैंने तुम्हें पहले भी पूरी एक बात बताई थी कि तुमने जो है वो मतलब मेजॉरिटी ये साल ऑनलाइन गुज़ारा है, ठीक है? लेकिन अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स फिज़िकल हो रहे हैं, और अब तुम्हें ये बात कोई नहीं बोलेगा कि यार आपने तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, आप ऐसा करो कि आपने जो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, आप तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दे दो। तो अब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें उस वक़्त ये कह रहा था कि अपने टाइम को जो है ना वो थोड़ा-सा स्मार्टली यूटिलाइज़ करो। अगर तुम्हें घर में हो, घर में छुट्टियाँ मिली हुई हैं, अगर तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मतलब इतने रिलैक्स ना हो जाओ, इतना तसल्ली ना हो कि तुम्हारे पेपर्स ही नहीं होंगे और तुम्हें जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उस टाइम को जो है वो थोड़ा-सा स्मार्टली यूज़ करो, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, अपने आप को जो है ना वो प्रैक्टिस में रखो। तो अब वो चीज़ तुम लोग के सामने आ गई है कि अब तुम्हारे पेपर्स आ गए, ठीक है ना? अब तुम लोग के सामने वो चीज़ क्लियर हो गई है, फिज़िकल पेपर्स इंशाल्लाह मंडे से शुरू है।
तो बस थोड़ा सा हिम्मत कर लो, इंशाल्लाह ये टाइम भी गुजर जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से हिम्मत करो, अच्छी तरीके से मेहनत करो। हम ये टाइम गुजारना नहीं है, हमें इस टाइम पे फख्र करना है आगे जाके कि यार देखो हमने वो काम किया जो बाकी नहीं किया था, जो बाकी लोग नहीं कर सके, क्योंकि ये चीज़ एक नहीं है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ तुम लोग के साथ ही है, इससे पहले तो कोरोना नहीं आया था ना। तो ये थोड़ा सा जो है वो हिम्मत से काम ले लो। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं इस वीडियो के, जो हमें बात करनी है इस वीडियो में। तुम्हारे सामने ये जो सिलेबस रखा हुआ है ये मैथ 4024 का सिलेबस है। ठीक है, देखने में ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में बता दूं और ये बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे पेपर में एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले तो ये इस टॉपिक को देखते हैं। ये जो नंबर्स टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं कि सर ये टॉपिक क्या है नंबर्स। ये बेसिकली ये जो नंबर्स का टॉपिक है ना, ये पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मैथ्स का पेपर देते हो ना, कैम्ब्रिज के दो पेपर्स हैं, पेपर वन पेपर टू, तो पेपर वन में जो है ना ये नंबर्स आता है। ये बेसिकली नंबर्स में जो है ना वो जनरल मैथ्स होती है, जो आप क्लास 6 7 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जो है वो आपको फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस हो गए, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एलसीएम लेना, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नंबर्स में आती है। तुम्हें इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये तुम्हें टॉपिकल पास पेपर्स में ये पूरा चैप्टर नंबर्स का मिल जाएगा, और इसमें तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम्हें मतलब जिनसे तुम प्रैक्टिस करके अपनी मैथ स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी जो टॉपिक है, अभी जो सिनेरियो है, उसमें हमने एक ही पेपर बनाया 100 मार्क्स का, तो उसमें पेपर वन पेपर टू का कॉन्सेप्ट नहीं है और कैलकुलेटर उसमें अलाउ है। तो ये जो नंबर्स का टॉपिक है ना, ये फिलहाल हमारे एग्जाम्स के लिए, जो एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि सर इस नंबर्स के टॉपिक में आता क्या है, तो ये मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि टॉपिकल पास पेपर जब तुम खोलोगे तो उसमें पहला टॉपिक तुम्हारा नंबर्स लिखा हुआ होगा। तो तुम उसमें से देख के क्वेश्चंस को पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जनरल मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, जो आप 6 7 8 उस तरह के जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक में आते हैं, और ये आपको बगैर कैलकुलेटर के करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर वन का पार्ट होता है। तो सिंस अभी हमारे पास वी हैव ओनली वन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, तो उसमें हमने पेपर वन पेपर टू कुछ नहीं रखा है और कैलकुलेटर हमने अलाउ रखा है, तो ये जो है वो टॉपिक आपके एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडाइसेस, ये तीनों टॉपिक जो हैं ये मैंने अपनी रिवीजन वीडियोस में 2 3 क्लासेस में हमने इसको रिवाइज किया है, और ये मैंने आपको हो जाए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। वैसे तो ये तीन टॉपिक्स काफी बड़े हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जो है वो D2 D3 D1 में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप बुक उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, बुक सॉल्व करने का टाइम जो है वो चला गया, वो हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में भी काफी बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हमें पास पेपर से क्वेश्चन जो है वो पिक करने और इनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि मैंने जो रिविजन वीडियोस में जिस तरह के क्वेश्चंस कराए, आप उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अपने एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स के लिए, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है वो आप आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है ना, और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और जो है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में एलसीएम एचसीएफ जैसे हम फ्रैक्शंस के लेते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो उसको रिप्रेजेंट करो, इस तरह जो है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने अपनी रिवीजन क्लासेस में जो है वो डिस्कस किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर मुझसे पूछते हो तो इन तीनों टॉपिक्स के लिए काम ये करो कि अच्छी तरीके से वो जो रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग्स है वो देखो, उसमें जो 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 क्वेश्चन मैंने कराया उनकी प्रैक्टिस करो, और उस जैसे क्वेश्चन और पास पेपर से निकाल के जो है उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, तो आपके ये तीनों टॉपिक्स जो है वो कहते हैं ना विद इन आवर्स जो है आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो है वो इतने मुश्किल नहीं है और हमने सफिशिएंटली इनको रिवीजन में डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म के जो भी क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको फिर उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेटर से इनको आराम से सॉल्व कर लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आपने पहले भी बड़ा सॉल्व किया है, जिसमें एक्सपोनेंट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, तो 4 मार्क्स का आपके पेपर में से अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर। इंडाइसिस का जो पार्ट है वो ज्यादा हो सकता है, 6 to 7 पार्ट का क्वेश्चन, 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंडाइसिस का आ सकता है। ठीक है, तो इंडाइसिस को ही देखना, 10 to 15 क्वेश्चन इंडाइसिस के सॉल्व किए हैं, तो आप उन सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से निकाल के उनकी प्रैक्टिस कर लो, तो ये टॉपिक भी आप मैनिपुलेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। लो ठीक है, फैक्टराइजेशन के अलावा
और जो है वो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना देख लो, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो थे उनको सिंप्लीफाई करना देख लो। बस इसी तरह की चीज़ें जो है वो आपके पेपर में आएंगी। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप उसी बोलेगा कि सॉल्व कर दो, पेरीमीटर निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने क्लास में भी डिस्कस की हैं, हमने आपको ऐसी पास पेपर्स में भी मिल, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी है, ये लाजमी आपके पेपर में आनी है। बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया, टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देता हूँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेस जो है वो मिड पॉइंट आ जाता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, और मिड पॉइंट निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रेडियंट का फॉर्मूला आना चाहिए, ग्रेडियंट जो 2 पॉइंट फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद जो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनानी आनी चाहिए, चाहे वो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन हो, चाहे वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो, या चाहे वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर तो उसकी इक्वेशन कैसी है, वर्टिकल लाइन अगर है तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे बेसिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक या दो सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। और उन सवालों में कंप्लीट आपसे पूछा जाएगा, पहले पार्ट में मिड पॉइंट, दूसरे में डिस्टेंस फॉर्मूला, तीसरे में इक्वेशन पूछ ली जाएगी, चौथे में परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाएगी। तो इस तरह एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक्स हैं वो सारे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, मिड पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का मतलब है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह हमने सिखाया था, लेकिन वो जो है वो फिलहाल हमने पेपर में नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं ये भी बात बता दूं आपको कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हमने इस बार के पेपर में नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको जो है वो रिवाइज भी नहीं कराया। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है उसकी प्रैक्टिस ना करना, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बिल्कुल देख लेना, क्योंकि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हमने अपनी क्लासेस में भी डिस्कस किया था, और हमने अपनी रिविजन क्लास में भी इसको देखा था कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है और उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी, जिसमें हम पहले इक्वेशन बनाते थे और फिर उस इक्वेशन को जो है वो हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, ये देखते थे कि रीजन अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट जो है ना वो लाजमी उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये लाजमी जो है वो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें एक वर्कशीट बना के दी थी गूगल क्लासरूम पे, जिसमें हमने 5-6 क्वेश्चन जो है वो पास पेपर के वो डिस्कस किए थे। तो वो वाली वर्कशीट अच्छी तरीके से कर लो। और इसके अलावा मैंने तुम्हें रिवीजन क्लास में 3 to 4 क्वेश्चन पास पेपर से करवाए थे, तो उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और अगर इसके अलावा तुम्हें उस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में मिल जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वर्कशीट और रिवीजन क्लास वाले क्वेश्चन, ये मोर देन इनफ है। इनकी अच्छी तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये टॉपिक आराम से पेपर में हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो इतना बड़ा नहीं है, इसके 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अपनी क्लास में किया या हमने पास पेपर में जो रिवीजन क्लास में पास पेपर डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा मुश्किल हमने नहीं दिए। कोशिश हमने यही रखी है कि आपका जो बेसिक लेवल है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम चेक कर लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कितने बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू टर्म 2। टर्म 2 में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने सो का टूआ सीखा था, ठीक है। सो का टूआ आपको याद होना चाहिए क्या चीज़ है, सो का टूआ। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होने चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने अपनी रिवीजन क्लासेस में डिस्कस किया है। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का आएगा जिस तरह मैंने एक दफ़ा मार्क वर्क आपसे लिया था, जिसमें 3 से 4 ट्राइंगल्स मैंने जो है वो मिला के बना दिए थे, ठीक है। और फिर मैंने आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें उसमें से पूछी थी, लेंथ पूछी थी, एंगल पूछा था, एरिया भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए तभी आप वो सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको यही बोलूंगा कि हमने क्लास में जितने क्वेश्चंस किए हैं, हमने पास पे हमने जो है रिवीजन क्लासेस में जितने क्वेश्चंस किए हैं तो उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मेंसुरेशन का टॉपिक ऐसा है कि जिसपे हमने जो है वो अपनी क्लासेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने मेंसुरेशन बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्लास 8 में बहुत बेसिक लेवल से जो है वो मेंसुरेशन किया था।
D2 का चैप्टर नंबर 12 हमने पूरा सॉल्व किया था क्लास 8 में। तो इसी वजह से हमने जो है वो क्लास 9 में उस चैप्टर को दोबारा आगे हमने स्टार्ट किया। तो मेंसुरेशन में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जो कि आपको याद करना है, ठीक है। वो याद होने चाहिए आपको। अगर आप वो याद नहीं करोगे तो आपसे जो है वो पेपर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये है कि पास पेपर में जो है अगर आप देखते हो मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको फॉर्मूलाज नहीं मिलते। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप फॉर्मूला जो है वो याद कर लो। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप जो है वो अपनी मेमोरी से जो है वो यूज करके फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो मैं आपको बताऊंगा मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज, जब हम फॉर्मूला शीट डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो वो आपको लाजमी याद करने पड़ेंगे। मेंसुरेशन की प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे? तो मेंसुरेशन में आपके पास जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स में आपके पास सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, पिरामिड हो गया, स्फीयर हो गया, इनके वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस इस तरह करना कि हर 3D सॉलिड जो है आपके पास, उसके जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का एक एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, तो ये मेंसुरेशन में जो है वो अच्छी तरीके से ये चीज़ कर लेना। और फिर जो सेकंड पार्ट था मेंसुरेशन का, जिसमें हमने सेक्टर और आर्क लेंथ वगैरह डिस्कस किया था, एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो वो लाजमी उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो ज़रूर आपके पेपर में आने वाला है। हमने आपको एक रिवीजन मार्कवर्क भी दिया था, तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, ठीक है। किस तरह हमने रिवीजन मार्कवर्क में आपसे क्वेश्चन पूछा था 10 मार्क्स का, तो उसकी लाजमी प्रैक्टिस करना बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा मेट्रिसेस की अगर बात करें तो मेट्रिसेस में मैंने आपको बता दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ए इनवर्स, ठीक है। तो ये चार चीजें जो आपको मैट्रिक्स में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसका एक ही क्वेश्चन आएगा और जिसमें जो है वो आपसे ये चारों चीजें पूछ लेगा, और ये 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना आना चाहिए, आपको दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस एंड यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। रिविजन वीडियोस में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस इज कमिंग इन योर पेपर। कॉन्ग्रेंट सिमिलैरिटी की बात करें तो कॉन्ग्रेंट सिमिलैरिटी हमने काफी डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि ये वो टाइम था जब आपका स्कूल खुल गया था। ज्योमेट्री ये वाला पार्ट है, जब आपके स्कूल खुल गए थे तो हमने फेस टू फेस क्लासेस में, वो याद है, हाइब्रिड मॉडल में हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट आपके काफी बने हुए होंगे, क्योंकि ये हमने फेस टू फेस पढ़ा है। जैसा कि आप लोग का क्लेम है कि फेस टू फेस ज्यादा अच्छी पढ़ा। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस और बड़ी डिटेल में ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमने पेपर में डाले हैं, ठीक है, और ये बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें वो आपको दो ट्राइंगल्स देगा और दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, और आपको जो है वो मिसिंग लेंथ फाइंड करनी होगी। या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे, आपको एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या फिर वो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर और वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसका एक क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आने वाला है। तो ये टॉपिक जो है उनको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हारा रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास में हमने हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश की है। तो रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग्स लाजमी देख लेना, उनके क्वेश्चन जो उसमें हमने डिस्कस किए उनको सॉल्व कर लेना, उस जैसे सिमिलर क्वेश्चन पास पेपर से निकाल लेना। क्योंकि हम लोग लाजमी, हम लोग फर्स्ट डे से हमने जो है वो हमारी प्रैक्टिस यही रही है कि हमने पास पेपर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो हमने जो है वो असाइनमेंट्स में भी पास पेपर्स को इंक्लूड किया है, टेस्ट में भी किया है, रिवीजन क्लासेस में भी किया है। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका मतलब है कि आप पास पेपर की ही प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा भी तुम्हें अगर कहीं से पास पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के, तो आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओल्ड असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स एंड वर्कशीट्स जो गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएंगी। इनकी लाजमी प्रैक्टिस करना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड असेसमेंट का मतलब है वो जो फेस टू फेस असेसमेंट हमने आपके लिए थे, असाइनमेंट्स, ऑनलाइन असाइनमेंट्स हमने आपके दिए थे, और जो वर्कशीट्स आपको डे टू डे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर गूगल क्लासरूम पे अपलोड की हुई है रिविजन क्लास वर्क, मार्क वर्क की फॉर्म में, तो उनकी लाजमी प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हैं हमने उसी तरह के क्वेश्चंस को पेपर में इंक्लूड किया है। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ये ओल्ड असाइनमेंट, ओल्ड असेसमेंट और वर्कशीट को सॉल्व करके आओगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे, आपको पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। मैंने कोशिश की कि हर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दूं, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम लोग शेयर करते रहना अपनी क्वेरीज, तो मैं तुम लोग को आंसर्स देता रहूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा तुम लोग के पास मेरा नंबर भी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी,
ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो लाजमी डिस्कस कर लेते हैं। चलो जल्दी से जो है वो फॉर्मूला शीट को भी देख लेते हैं। फॉर्मूला शीट जो मैंने तुम लोग को हार्ड कॉपी में दी थी, जो नहीं जिनको मिली है तो इंशाल्लाह उनको जो है वो यहाँ मिल जाएगी। अगर उनको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो मुझे जो है वो टेक्स्ट कर देना, मैं इंशाल्लाह तुम लोग को सेंड भी कर दूंगा। तो हमने ये कुछ 3D शेप्स देखे थे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर इसमें से कौन से फॉर्मूले हमें याद करने हैं। तो वो फॉर्मूले इस तरह रखना कि मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो प्रिज्म है इसको हटा दो, इसके अलावा जितने फॉर्मूलाज तुम्हें नजर आ रहे हैं तुम्हें याद होने चाहिए। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले तुम्हें याद है पहले से, ठीक है। सिलेंडर, पिरामिड, कोन और स्फेयर, इन चारों के फॉर्मूलाज याद कर लो, बिकॉज दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसका मतलब है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेंडर, पिरामिड, कोन एंड स्फेयर, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इनके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूलाज याद कर लेना। 2D शेप्स के फॉर्मूलाज तुम्हारी सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने जो है वो लिख दी है, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया का, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं आता तो तुम्हारा लोग बहुत मजाक उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करना कि तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा मजाक उड़ाएं कि तुम्हें ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं आता एरिया का। तो थोड़ा सा ये वो फॉर्मूला बड़ा काम आता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम का भी मैंने लिख दिया। तो ये तो 2D शेप्स के फॉर्मूलाज हैं जो कि तुम्हारी नॉलेज के लिए हैं। इसके अलावा आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सेक्टर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। या आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है। ये जो मैंने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, यहाँ मैंने एक बार जो है वो थीटा को सब्जेक्ट बना लिया है और एक बार जो है वो मैंने रेडियस को सब्जेक्ट बना लिया है। तो ये जो है वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बना के तुम्हें दिखाया कि अगर कभी तुमसे आकलन देखे फॉर्मूले को सब्जेक्ट बना के चेंज कर सकते हो। तो ये तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं करने, तुम्हें बस सब्जेक्ट बनाना आता है, तुम सब्जेक्ट बना लेना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, तो इनके फॉर्मूलाज भी तुम्हें याद होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट पेज था फॉर्मूला शीट का, उसमें मैंने जो है वो तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज बताए थे कि स्ट्रेट लाइन जो है वो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप का रिलेशन क्या होता है, दोनों की स्लोप सेम होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप रिलेशन क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम्हें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि अगर तुम्हें लाइन की इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। तो इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो हमेशा हम फिगर पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको लेबल करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यूज करना है। तो उसमें तीन साइड्स होती हैं। हाइपोटेन्यूज को सबसे पहले मार्क करते हैं, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट होती है और जो बाकी साइड बचती है वो एडजेसेंट होती है। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रेशियो यूज करना है। तो सो होता है, का होता है और टूआ होता है। सो का मतलब एस फॉर साइन थीटा, ओ का मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, का मतलब कॉस थीटा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, टूआ का मतलब टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और उसके बाद फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम भी देखा था। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिमिटेशन ये थी कि वी कैन नॉट फाइंड आउट एंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, सिर्फ मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। और वो भी बस उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें दो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की गिवन होती हैं, तब हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। और हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं और किसी ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं। कांग्रेस टेस्ट हमारे पास एंगल साइड, हाइपोटेन्यूज साइड, ये सारे टेस्ट में हमारे पास एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट था और साइड टेस्ट था। कांग्रेस में मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे हमने क्लास में किए हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे तुम्हें और तो वो दोनों सिमिलर होंगे और तुम्हें मिसिंग साइड जो है वो रेशियो को यूज करके निकालनी होगी। इसके अलावा जो है वो लास्ट पेज जो है ये एडिशनल पेज है, ये मैंने जो है वो नए फॉर्मूलाज लिखे हैं, जिसमें जो है ये एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए टू अपॉन ए वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन होल स्क्वायर। चूंकि एरिया तो इसलिए यहाँ स्क्वायर आता था, और जब वॉल्यूम होता था तो वॉल्यूम में एल क्यूब आ जाता था, क्यूब आ जाता था, ठीक है। वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन होल क्यूब। वॉल्यूम के फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते थे हाइट में, एरिया के फॉर्मूले को भी हम हाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रेडियस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखे हैं, एच टू अपॉन एच वन होल क्यूब, आर टू अपॉन आर वन होल क्यूब।
डेंसिटी के रिलेशन से जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि m2 अपॉन एम वन इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो आप जो है डेंसिटी के फॉर्मूले से जो है वो m2 और वॉल्यूम का भी रिलेशन निकाल सकते हो, और उसको आप v2 अपॉन वी वन को रिप्लेस कर सकते हो m2 अपॉन एम वन से, तो वो भी जो है वो L2 अपॉन L1 होल क्यूब के बराबर होगी। मैट्रिसेस के फॉर्मूलाज की बात करें तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया है AD माइनस BC। डिटर्मिनेंट में आपको पता ही है 2/2 का है फॉर्मूला है, ठीक है। 2/2 में पहले एलिमेंट को हम A कहते हैं, फिर B, फिर C, फिर D। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, A को D से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस B को C से मल्टीप्लाई करके दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे डिटर्मिनेंट मिल जाता है। इनवर्स निकालने के लिए पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालता था। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब है इनवर्स इज पॉसिबल। द फॉर्मूला फॉर द ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सी ट्रिक थी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी जाए और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन ऑपोजिट कर दिए जाए, तो आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स मिल जाता है। याद रखना कि ये डिटर्मिनेंट और ये इनवर्स जो है ये 2/2 मैट्रिक्स का है, 3/3 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद मैंने कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिख दी हैं, जो 3 बेसिक और मोस्ट कॉमन आइडेंटिटीज हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये मैंने आइडेंटिटीज लिख ली हैं। अच्छा, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए वो क्वेश्चन देता है, लेकिन आप देखते हो कि वहाँ स्क्वायर नहीं है दोनों साइड पे, तो आपको समथिंग कॉमन लेनी पड़ती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहले आप क्वेश्चन को कॉमन लेते हो, और कॉमन लेने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के भी और लास्ट में फिर फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सॉल्व करने का मतलब है निकालनी है। तो b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. This is the popular formula which is called as the quadratic formula. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. पहले quadratic equation को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का पेपर में आ रहा है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा अगर तुम लोग की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ज़रूर जो है वो कमेंट करके जो है मुझसे पूछ लेना। अगर यहाँ कमेंट नहीं करना तो फिर मेरे नंबर पे मुझे जो है वो टेक्स्ट कर देना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर तुम लोग को जवाब दूंगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, और हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी इंशाल्लाह 20-25 दिन बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे और हंसते खेलते तुम लोग मुझे कह रहे होगे कि सर देखें कितना परेशान हो रहे थे, ये पेपर भी गुजर गए। तो ये भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेहनत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो।